स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने का दावा और वादा दोनों ही ट्रंप जंग की शुरुआत से कर रहे हैं। कभी धमके भरे लहजे में कहते हैं कि हॉर्मूज नहीं खुला तो ईरान को बर्बाद कर दूंगा। कभी उनके जो यूरोप में साथी हैं उनसे मदद मांगते हैं क्योंकि उनके पास सी माइंस को क्लियर करने की अच्छी सलाहियत है। पर वहां से बार बार लाल झंडी दिखा दी जाती है क्योंकि कोई भी सीधे ईरान के साथ जंग में उतरना नहीं चाहता है। जब यहां से भी काम नहीं बनता है तो ट्रंप ईरान पर ही ब्लॉकेट लगाते हैं, कहते हैं कि ईरानी बंदरगाह से कोई भी जहाज हम जाने नहीं देंगे। इन सब कोशिशों के बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद ही है। आज भी पर्शियन गल्फ में 1200 से 1500 जहाज फंसे हुए हैं। इन्हें चलाने के लिए इनके अंदर ये ड्रोन्स नहीं है, हार्ड मास के लोग इनमें सवार हैं जो जहाज़ों पर फंसे हैं। 67 दिनों से वहीं पर फंसे हुए हैं। खाने पीने की किल्लत है और सबसे बड़ी किल्लत ह्यूमन कनेक्शन की है। घर वालों की आवाज़ सुन सकते हैं लेकिन उनके पास जा नहीं सकते। जा पाएंगे या नहीं ये भी पक्का नहीं है। ऐसे जहाज़ों में ज़रूरी सामान भी लदा है जो पहुंच नहीं पा रहा है। सिर्फ एनर्जी सप्लाई प्रभावित होने से रोज़ाना ग्लोबल इकोनॉमी को $500 मिलियन से $1 बिलियन तक का नुकसान हो रहा है। जो कच्चा तेल जंग से पहले 65 से $70 प्रति बैरल था वो आज यानी कि 5 मई को $114 प्रति बैरल के पार है। और इससे तकलीफ बस भारत जैसे देशों को ही नहीं हो रही है। तेल अगर हमारे लिए महंगा है, गैस अगर हमारे लिए महंगी है तो यूरोप और अमेरिका के लिए भी महंगी है। वही अमेरिका जहां मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। ट्रंप की कुर्सी तो दांव पर नहीं है लेकिन उनके हाथ में कितनी ताकत बची रहेगी, कांग्रेस उनके पास होगी या नहीं, ये इसी चुनाव में तय होगा। इसलिए ट्रंप किसी तरह हॉर्मूज का रास्ता साफ करवाना चाहते हैं इलेक्शन से पहले। 3 मई को खबर आई कि अमेरिकी नेवी हॉर्मूज में कुछ बड़ा करने जा रही। देर रात ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिख दिया कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम चलाएंगे। ट्रंप ने कहा कि दुनिया के कई देशों ने उनसे पूछा है कि क्या वो उनके जहाज़ों को सेफली निकलवाने में मदद कर सकते हैं और हमने, ट्रंप कह रहे हैं कि हाँ कही। मैंने अपनी नेवी को आदेश दिया कि वो वहां से जहाज़ों को सुरक्षित निकालें। मेरी टीम ने मुझसे कहा कि वो तब तक वापस नहीं लौटेंगे जब तक कि इलाका जहाज़ों के आने जाने के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता। तो ट्रंप ने ये बात अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट कर दी। फिर अमेरिकी मीडिया ने बताया कि कई डिस्ट्रॉयर्स भेजे जाएंगे हॉर्मूज की तरफ। ऐसा लगा कि ट्रंप बहुत बड़ा हमला करने वाले हैं। बंदरगाहों पर हमले होंगे, ईरान की नेवी को अटैक किया जाएगा ताकि वहां से जहाज फ्रीली निकल पाएं। लेकिन फिर अमेरिका ने कहा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम बस उन जहाज़ों को वहां से निकलने का रास्ता दिखाएंगे जो निकलना चाहते हैं। बाद में सेंटकॉम, जो सेंट्रल कमांड है यूएस की, उन्होंने कह दिया कि जिसे यहाँ से निकलना है पर्शियन गल्फ से, वो ओमानी वाटर्स से होकर के निकले। यानी कि पर्शियन गल्फ में आप देखेंगे जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, एक तरफ ईरान है एक तरफ ओमान है। तो ये कह रहे हैं कि आप ओमान के किनारे किनारे आइए और कोई दिक्कत हो तो ओमानियों से कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान है। तो अमेरिकी प्लान ये था कि जहाज़ों को ओमान वाली साइड से निकाला जाए और कोऑर्डिनेशन भी ओमानी ही करें। प्रोजेक्ट फ्रीडम का ऐसा प्रचार हुआ था मानो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर इन जहाज़ों को खुद एस्कॉर्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। खोदा पहाड़ और निकली चुहिया भी नहीं। कुछ जहाज अमेरिका के कहने पर निकले भी लेकिन ईरान ने उन पर हमला किया। साउथ कोरिया के एक जहाज का वीडियो 2 दिन से सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें भयंकर आग लगी आपको नजर आती है। अच्छा, प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद हॉर्मूज में टेंशन बढ़ी। जब अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स ईरानी पोर्ट्स के पास आए तो ईरानियों ने उन पर मिसाइल से अटैक किया। ईरान का क्लेम है कि 2 मिसाइल उन पर लगी भी हैं लेकिन अमेरिकियों ने डिनाई किया है। 4 मई को ही अमेरिका ने ईरान की 6 बोट्स को डुबाने का दावा किया। अमेरिका का कहना है कि ये बोट्स ईरान की नेवी की थी। इनका इस्तेमाल मिसाइल दागने में होता था। उन जहाज़ों पर ये मिसाइल दाग रही थी जो हॉर्मूज से निकलना चाहते थे। लेकिन ईरान का कहना है कि ये सिविलियन बोट्स थी, इन पर आम नागरिक बैठे हुए थे और 5 लोगों की जान अमेरिकी हमले में चली गई। हमने आपको दोनों दावे बता दिए। एक तरफ अमेरिका हमला कर रहा था और दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा था। पर जब ईरान की बोट्स पर हमला हुआ तो ईरान ने एक हमला यूएई पर भी किया। अल फुजैरा की एक ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ जिसमें 3 भारतीय भी घायल हुए। इस पर प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन आया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं यूएई पर हुए हमले की निंदा करता हूं जिसमें 3 भारतीय भी घायल हुए हैं। आम नागरिकों को निशाना बनाना सही नहीं है। भारत इस मौके पर यूएई के साथ खड़ा है। ये तो भारत की प्रतिक्रिया थी, लेकिन ईरान ने ऐसा किया क्यों? 2 मैसेजेस वो देना चाहते थे। कौन कौन से? पहला ये कि अगर उस पर अमेरिका या इजराइल ने हमला किया तो वो इसका बिल उन खाड़ी देशों पर भी फाड़ेगा जिन्होंने अमेरिकी अड्डों की मेहमान नवाजी की है।
ईरान जानता है कि आज नहीं तो कल खाड़ी देश अमेरिका पर दबाव बनाएंगे कि वो ईरान पर कार्रवाई रोके या इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले अगर इसी तरह खाड़ी के देशों को हैरेस किया जाता रहा। ईरान ने फुजैरा पर हमला करके ये संदेश भी दिया है कि अगर उसका नुकसान हुआ तो वो भी खाड़ी देशों को सीरियस डैमेज करने लायक ताकत और इच्छा शक्ति दोनों रखता है इतने दिन बीतने के बावजूद। ईरान का दूसरा मैसेज है कि ईरान हॉर्मुज से किसी भी बाईपास को टारगेट नहीं करेगा। इससे पहले ईरान सऊदी तेल को लाल सागर की ओर ले जाने वाली पाइपलाइन को भी टारगेट कर चुका है और अब फुजैरा पर हमला हुआ है। फिर से आप मैप देखिए, फुजैरा हॉर्मुज के नीचे की तरफ गल्फ ऑफ ओमान के पास पड़ता है। जब यूएई ने ओपेक से एग्जिट की घोषणा की तब कहा जा रहा था कि यहां से ऑयल पाइपलाइन डाली जाएगी और तेल एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि ओपेक से निकलने के बाद यूएई किसी से बंधा नहीं होगा। जो प्रोडक्शन टारगेट्स ओपेक के होते हैं, जितना चाहे उतना तेल वो प्रोड्यूस करेंगे और बेचेंगे भी हॉर्मुज को बाईपास करके। इंडिया में भी कहा गया कि अब ये हमको देने लगेंगे, लेकिन ईरान का फुजैरा पर हमला बताता है कि ये मसला इस तरह से नहीं सुलझने वाला है। यूएई पर जो हमला हुआ है उसकी मजम्मत हो रही है, प्रधानमंत्री ने तो की ही है। अरब और यूरोप के देश यूएई के साथ खड़े होने की बात कह रहे हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद जो हमले ईरान और अमेरिका ने किए उससे लगने लगा था कि जंग एस्केलेट हो जाएगी, लेकिन फिलहाल दोनों तरफ से हमले रुके हैं। धमकियां जरूर आ रही हैं। ट्रंप ने कहा है कि अगर हमारे जहाज पर हमला हुआ तो ईरान को धरती से मिटा दूंगा। क्या यह धमकियां हमलों में तब्दील होंगी? क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम सफल हो पाएगा और क्या वाकई ट्रंप हॉर्मुज खोलने में कामयाब हो पाएंगे? आज के शो में इसी बात का पता लगाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। पहले इसी बात को एड्रेस करते हैं कि क्या प्रोजेक्ट फ्रीडम सफल हो सकता है, यानी क्या हॉर्मुज खुल सकता है बाय फोर्स। हमें नहीं लगता है कि ऐसा करना आसान होगा। हम इम्पॉसिबल नहीं कह रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होगा और इसकी दो वजहें आपको बताते हैं। पहली वजह है कि जब अमेरिका के कहने पर साउथ कोरिया के जहाज ने हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की तो ईरान ने फौरन उस पर हमला किया, जहाज पर आग लगी। इससे दूसरे जहाज और जहाजियों में डर पैदा हुआ कि अगर हम भी जाएंगे तो हम पर भी हमला हो सकता है, अमेरिका बचाने नहीं आ पाएगा। एक जहाज पर जब हमला हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनीज जो पहले ही इंश्योरेंस करने को राजी नहीं हैं, उनका मोराल और क्रम्बल होता है। वैसे भी यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों का इंश्योरेंस अभी वो हो नहीं रहा है। हफ्तों बाद किसी जहाज़ ने बिना इजाज़त गुजरने की कोशिश की तो उसका ये हाल हो गया। अब कंपनियां और सतर्क हो जाएंगी कि किसी भी मिसएडवेंचर में हमको पैसा नहीं लगाना है। दूसरी वजह है कि ईरान ने हमले करके साबित किया है कि वो अब भी हमले कर सकता है। मिसाइल दागने की क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, जैसा कि लगभग रोज ट्रंप और उनके रक्षा मंत्री क्लेम करते रहे हैं। फिर अमेरिकी डिस्ट्रॉयर्स पर भी हमले हुए हैं। कुछ ईरानी जानकारों ने यह भी क्लेम किया है कि यह हमले समुद्री तट से नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर दूर इस्फहान के आसपास से हुए थे। ये जानकारी कितनी सही है हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं, पर अगर सच है तो ये बात मालूम चलती है कि ईरान सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी हमले करने लायक मिसाइल्स अब भी उसके पास हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी एक्स पर लिखा है कि हॉर्मुज में जो कुछ भी हुआ है उससे समझ आ जाना चाहिए कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम नहीं, प्रोजेक्ट डेड लॉक है। हमारा अध्ययन भी यही कहता है कि ना तो बहुत जल्द हॉर्मुज खुल सकता है और ना ही एक फुल ब्लोन वॉर भी शुरू होगी। फिर हल कैसे निकलेगा? ईरान और अमेरिका के बीच बात चल रही है। दो नए प्रस्तावों का आदान प्रदान हो गया। ईरान ने कहा है कि हम हॉर्मुज को एक स्थायी युद्ध विराम के बदले ही खोलेंगे, है ना। उनको कोई फेस सीज फायर नहीं चाहिए, उनका है कि लड़ाई बंद होगी तब हॉर्मुज खुलेगा। लेटेस्ट प्रस्ताव जो ईरान ने भेजा है उसमें 14 पॉइंट से ज़्यादातर पुराने हैं, जैसे युद्ध में उनका जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना हो, रिपेरेशंस हो, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर नियंत्रण हो, भविष्य में हमला न करने की गारंटी हो, इस तरह की बातें हैं। एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन है, कुछ कंसेशन ये बाद में देंगे। नई बात यह है कि न्यूक्लियर टॉक को बहुत नीचे धकेल दिया गया। ईरान का साफ कहना है कि पहले जंग रोकिए, ब्लॉकेड हटाइए, हर्जाना दीजिए, फिर हम न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करेंगे, डीलिंग कर दिया। यह प्रस्ताव ट्रंप को ऑब्वियसली पसंद नहीं आया, उन्होंने इसे रिजेक्ट किया है। हो सकता है कि इसी प्रस्ताव में अब दोनों पार्टियां कुछ कंसेशन, कुछ करेक्शन करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज ये करें, कुछ कॉम्प्रोमाइज ये करें। इसी तरह से बात आगे बढ़ पाएगी। पाकिस्तान अब इसी कोशिश में लगा हुआ है। कुछ दिन पहले चर्चा तेज हो गई थी कि ईरानी पाकिस्तान की जगह किसी और देश की मध्यस्थता चाहते हैं, क्योंकि वो अमेरिका और खास तौर पर ट्रंप की ज़्यादा तरफदारी कर रहा है। पाकिस्तान के बारे में ईरानियन ये एक डर बताया।
पाकिस्तान के बारे में ईरान की ये चिंता बताई जा रही थी, पर अब ये कंफ्यूजन ईरान ने खुद ही मिटा दिया है। 4 मई को ही ईरानी सरकार ने कहा कि वो पाकिस्तान की मध्यस्थता में बात जारी रखेंगे। हमें लगता है कि इसके पीछे एक वजह यह है कि अमेरिकी ब्लॉकेट की वजह से ईरान पर सख्त पहरा है, ईरानी जहाज कहीं भी जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने जो लैंड बॉर्डर खोली है उससे ईरान को कुछ राहत मिली है कि आप यहां से कुछ धंधा कर लीजिए, जरूरी सामान ले लीजिए, जब तक कोई परमानेंट हल निकल नहीं जाता। गब और तफ्तान बॉर्डर खुलने की बात कंफर्म हो गई है। कुल 6 पॉइंट्स खोले जाएंगे, बस शर्त यह है कि ईरान इस रास्ते से एनर्जी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान को तेल स्मगल कर सकता है। इसके अलावा खाने पीने और दूसरी ज़रूरत का सामान बेचा जा सकता है, लिया जा सकता है। तेल गैस तो नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने अपने मन से या अपने दिमाग से तो यह फैसला नहीं लिया है। अमेरिका के साथ बातचीत करके यह फैसला लिया गया होगा। इससे वो ईरान की समस्या भी कुछ हद तक के सुलझा पाया है और उसका भरोसा भी जीत पाया है। और इस सब में पाकिस्तान को एक फ़ायदा भी हुआ है। क्या? खुद उसके लिए सेंट्रल एशिया और यूरोप का रास्ता खुल गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ये बॉर्डर पहले बंद था, धंधा नहीं हो पा रहा था। पाकिस्तान के रास्ते सेंट्रल एशिया आप नहीं जा पा रहे थे क्योंकि तालिबान से जंग चल रही है, वहाँ का रास्ता बंद है। चमन बॉर्डर बहुत पॉपुलर है, वहाँ से पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के देशों तक जाता था, धंधा करता था, बंद है चमन बॉर्डर। तो ईरान के रास्ते अब ये काम हो सकता है, पाकिस्तान को भी राहत इससे मिल जाएगी। तो पाकिस्तान राहत देखते हुए आगे बढ़ रहा है, लेकिन कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। वो किसी तरह की गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि जो कुछ गल्फ में हो रहा है उसमें पाकिस्तान भी एक स्टेक होल्डर है। भारत की तरह उसके भी यहाँ से हज़ारों लोग खाड़ी में काम करते हैं, भारत के तो लाखों हैं। सऊदी अरब में उसने अपने 13,000 सैनिक भेजे हुए हैं, 13-14 फाइटर जेट्स भी वहाँ हैं, उनके अफसर उनको लीड कर रहे हैं। सऊदी अरब की रक्षा के लिए सब तंत्र लगा हुआ है। बीते रोज यूएई पर जो हमला हुआ उसकी शहबाज शरीफ ने मजम्मत भी कर दी है, लेकिन ईरान का नाम उसमें नहीं लिया है। इजराइल पर हमले के बाद सबसे ज्यादा हमले यूएई पर ही हुए हैं ईरान के, क्योंकि यूएई इस रीजन में इजराइल के बाद ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसी भी सूरत में ईरान को जीतते नहीं देख सकता। बहुत हद तक संभव है कि इस जंग के बाद वो किसी देश के साथ सिक्योरिटी पैक्ट साइन करे। सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसा जो सिक्योरिटी पैक्ट है वैसा कुछ ये हो सकता है, और जानकारों का मानना है कि ये सिक्योरिटी पैक्ट किसी मुस्लिम देश नहीं बल्कि इजराइल के साथ ही साइन हो जाएगा, क्योंकि यूएई उसका मिडिल ईस्ट में सबसे पक्का पार्टनर है। अरबों डॉलर का वेपन डील दोनों के बीच में होता है और सिक्योरिटी कोऑपरेशन तो चल ही रहा है, बस वो पर्दे से बाहर आ जाएगा। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी यूएस ने भी वैसे एक ज़माने में यूएई को दी थी, इसलिए उसके मिलिट्री अड्डे वहाँ बने हुए थे। दोहा में बैठे जानकार अब लिखने लगे हैं कि अमेरिकी अड्डों को देश में नहीं होना चाहिए। ये कतर के लोग कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारी रक्षा के लिए ठीक नहीं है। ना इजरायली हमला रोकते हैं और न ही ईरानी हमला रोकते हैं। एक संभावना ये भी है कि दोहा से सेंटकॉम का जो बेस है, जो हेडक्वार्टर है, वो यूएई में ट्रांसफर हो जाए तो जंग रुकने के बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने वाले हैं। एक बात तय है कि अगली बार अमेरिका किसी बड़े युद्ध में जाएगा तो पूरी तैयारी से उतरेगा। इस बार उसकी तैयारी कमजोर मालूम पड़ी है। तभी तो ईरान जैसे देश के साथ, जिस पर कब से बैन लगा हुआ है, 67 दिन तक जंग जारी है। अब तक ईरान हारा नहीं है और न ही अमेरिका जीत पाया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटोरियल बोर्ड ने एक ओपिनियन छापी है जिसमें 4 पॉइंट्स बताए गए हैं कि ये 4 चीजें करने पर अमेरिकी सेना अपना कमबैक कर सकती है और ईरान जैसी ताकत से भी लड़ सकती है। पूरा लेख अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ऐसा एक हिंट आएगी कि हो सकता है पेंटागन ने ही ये लेख छपवाया है वहां पे, ट्रंप को बताने के लिए कि हम पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। लेख की हेडलाइन क्या है? द यूएस मिलिट्री वॉज लूजिंग इट्स एज आफ्टर ईरान, एवरीवन नोज इट। इसमें लिखा गया है कि पीट हेग्सेथ ने 26 मार्च को दावा किया कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी देश के सेना को इतनी जल्दी और प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया गया हो। इस बयान के अगले ही दिन ईरान ने सऊदी अरब में एक अमेरिकी बेस पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा सैनिक घायल हुए, एक सर्विलेंस प्लेन नष्ट हुआ, एवैक्स प्लेन बड़ा महंगा, कम से कम 2 एरियल रिफ्यूलर्स क्षतिग्रस्त हुए। अमेरिका अपनी सेना पर $1 ट्रिलियन सालाना खर्च करता है, ईरान से 100 गुना ज्यादा। फिर भी ईरान को अब तक हराने में असफल रहा है। क्यों? न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बातें लिखी हैं, खामियां बताई हैं कि ये दूर हो गई तो अमेरिका की फौज कमबैक कर सकती है, जीत भी सकती है। पहला, अमेरिका के पास बड़े बड़े हथियार हैं लेकिन एंटी ड्रोन सिस्टम नहीं है। ईरान सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है, जिससे निपटने के लिए अमेरिका के पास एक पूरा सिस्टम होना चाहिए। अभी उनको बहुत महंगे इंटरसेप्ट्स चलाने पड़ते हैं।
यूक्रेन ने सस्ते रूसी ड्रोन्स को नष्ट करने के लिए ऐसा तंत्र बना लिया है, इसलिए लास्ट में यूक्रेनी हेल्प भी ली गई। दूसरी खामी अखबार बताता है कि अमेरिका के पास कामेकाजी ड्रोन्स होने चाहिए, जैसे शाहिद ड्रोन है, जो सस्ते हों, मारक हों, एक बार छोड़े जाएं तो टारगेट पर जाकर उसे खत्म कर दें। इसके अलावा अनमैन्ड शिप्स होने चाहिए, यानी बिना इंसानी इन्फ्लुएंस के चलने वाले जहाज, जैसे छोटे वेसल्स इस समय ईरान के पास भी हैं। तीसरा, अमेरिका को अपने हथियार बनाने का मार्केट बड़ा करना पड़ेगा। ये एनवाईटी लिख रहा है, लेफ्ट का मक्का। पेंटागन अखबार का कहना है कि 5 ही बड़ी कंपनियों से हथियार खरीद रहा है। मुख्यतः इन 5 कंपनियों पर पूरी वेपन इंडस्ट्री डिपेंड कर रही है। पर अमेरिका की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी है, 900 अड्डे हैं उसके। अकेले यूरोप में 1 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। इतनी बड़ी आर्मी के लिए 5 नहीं बल्कि और कंपनीज होनी चाहिए जो हथियार बनाएं। चौथी बात जो अखबार लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स, सोचिए ये सारी बातें, कि अमेरिका को कोई भी जंग अकेले नहीं लड़नी चाहिए, अपने एलाइज को साथ लेना चाहिए। भले ही अकेले जंग लड़ने और जीतने की सलाहियत हो, लेकिन दुश्मन हमेशा अपने सहयोगी देशों के साथ लड़ते हैं, तो आपको भी एलाइज के साथ लड़ने चाहिए। तो ये 4 कोताहियां या कमियां अखबार गिना रहा है, पर इन 4 खामियों को दूर करने के लिए अमेरिका को बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा। लाखों की संख्या में काम करने वाले मजदूर, एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स को अमेरिका बुलाना पड़ेगा। क्या मागा इसके लिए राजी होगा? पैसा खर्च होगा। क्या मागा राजी होगा? वो तो पहले ही गैर अमेरिकियों को देश से निकालने की मुहिम चलाए हुए है, फॉरेन वॉर्स में खर्चा रोकने की बात कर रहे हैं। फिर एक समस्या रेयर अर्थ मिनरल्स की है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चुंबक का मार्केट चीन के कंट्रोल में है, इसके बगैर आपके हथियार नहीं बनेंगे। ड्रोन्स हो, मिसाइल्स हो, बड़े एयरक्राफ्ट्स हो, इसके लिए आपको चीन से संबंध या तो सुधारने पड़ेंगे, या तो जो ये रेयर अर्थ्स हैं उनकी सप्लाई खुद मुकम्मल करनी पड़ेगी। इन सब पर अमल हो तब जाकर अमेरिकी आर्मी वापस विनिंग आर्मी बन सकती है, और फिर उन्हें अपने से कमजोर देश से ह्यूमिलेट नहीं होना पड़ेगा। ज्ञान तो सारा है उनके पास, क्या अमल कर पाएंगे? ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। इसी नोट पर साजिद का लिखा और आनंद का रिकॉर्ड किया ये राजदूत कंक्लूड होता है। अब देखते रहिए खबरगांव।